Good morning, students. Once again, welcome to my class. Today we will discuss on pH value. So, without delay, we starting our class. pH value. What is pH? At first, we will discuss what is pH. pH क्या है? P means power, H means हाइड्रोजन आयन. तो pH क्या है? किसी भी अम्ल और क्षारक की जो स्ट्रॉन्ग या एसिड होता है उनकी प्रबलता जो होते हैं उनकी अंतर को समझने के लिए हम उसके बारे में जो चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले उसके अंतर को समझने के लिए डेनमार्क के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था सोरेनसन ने सन 1909 में एक स्केल तैयार किया, एक पैमाना तैयार किया जिसे pH स्केल कहते हैं. यहाँ P का अर्थ है शक्ति यानी पावर, अर्थात दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है वो होती है उसकी P यानी ताकत यानी शक्ति. जितनी वो होगी उसकी शक्ति. अब उसकी मात्रा कितनी है ये pH द्वारा प्रदर्शित हम कर सकते हैं. ये जो pH स्केल है उसको सामान्यतः 0 से 14 तक मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं. तो ये जो 0 होगा वो अधिक अम्लीय होगा. जैसे जैसे 0 से उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी वो क्षार की ओर बढ़ते जाएगा. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं pH एक ऐसी संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारकता को प्रदर्शित करता है या बताता है. इसको हम कह सकते हैं pH इज डिफाइंड एज द लॉगरिथम टू द बेस 10 of the reciprocal of hydrogen ion concentration or the negative value of H ion to the base 10 of hydrogen ion concentration. Okay. फिर हम ये कह सकते हैं किसी विलयन के pH को हम लोग जानने के लिए, ज्ञात करने के लिए एवं उनकी तुलना करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिसको हम सार्वत्रिक सूचक कहते हैं. ये सार्वत्रिक सूचक क्या है? ये बहुत से मतलब कई प्रकार के सूचकों को आपस में मिला करके एक निश्चित मात्रा में मिला करके यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाया जाता है. ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम किसी भी अम्ल व क्षार की विलयन की जो प्रबलता है उसका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं. ये विलयन में हाइड्रोजन आयन के विभिन्न सांद्रता को हम लोग चित्र में दिखाया गया है, विभिन्न रंगों से प्रदर्शित किया गया है. एक्चुअल में ये रंग नहीं होता, इसको आप लोगों को समझाने के लिए बताया गया है. तो देखिए एक चार्ट दिया, एक मतलब स्केल दिया हुआ है, रंगीन स्केल. तो उसमें देखिए बीच में लिखा है 7. हम वो जो चार्ट शुरू हुई है 0 से लेकर 7, 8, 9, 10 फिर 14 तक है. लेकिन जो 7 है 7 से वो एरो जो है एक एरो चली गई है 14 की तरफ, एक एरो लेफ्ट में 0 की तरफ चली गई है. ठीक है, तो 7 से जब 0 की तरफ जाती है वो अम्लीय होता है और 7 के आगे 8 से जब वो 14 तक होता है तो वो क्षार की ओर बढ़ते क्रम में आए उसकी सांद्रता होते जाती है. ठीक है, तो अब देखिए 7 है, 7 में कोई भी निशान नहीं है. 7 क्या होता है? वो उदासीन है. 7 उदासीन क्यों है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. अभी हम इस स्केल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं. तो 7 से जितना लेफ्ट की ओर जाएंगे वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा. अब अम्ल की प्रबलता कितनी होगी? जितनी उसकी मान कम होते जाएगा, मतलब 7 से 6, 6 से 5 इसी तरह से 0 तक आएगा, उसकी अम्लीयता की सांद्रता, उसकी H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी. इसी तरह से 8 से जितने 14 की ओर जाएगा उसकी क्षार की वैल्यू जो है वो बढ़ते जाएगा. ठीक है, अब जैसे हम लोग एक चार्ट है, देखिए क्रियाकलाप 9 के नीचे एक चार्ट है, दिया हुआ है विभिन्न विलयन की pH, उसकी प्रकृति तथा pH मान. तो विलयन हो गया नींबू का रस, घर में हमारा नींबू का रस, दूध, टमाटर का रस, खाने का सोडा, कई चीज़ें मिलते हैं.
तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नींबू का रस क्या होता है हम सभी कोई जानते हैं, उसका स्वाद खट्टा होता है तो वो अम्ल होगा। और अम्लों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जो नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो फिर हमारे पास यदि सार्वत्रिक सूचक होगा, उस सूचक के प्रयोग से उसका pH मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो नीचे देखिए 1 से लेकर आपका 12 तक कई घरों में पाए जाने वाले कुछ विलयन का नाम दिए हुआ है। इसको आप लोग भले सार्वत्रिक सूचक का मान ज्ञात ना कर सके जब तक स्कूल नहीं खुलता है, लेकिन लिटमस पेपर को ले करके आप इसका लिटमस के द्वारा इसकी प्रकृति के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि pH हाइड्रोजन आयन की मात्रा का क्या है, माप है। pH क्या है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा का माप है। तो क्या बोलते हैं, हमने क्रियाकलाप में देखा है कि क्षारीय पदार्थों का pH मान भी प्राप्त होता है, अम्लीय पदार्थों का pH मान भी प्राप्त होता है। तो किसी क्षारीय पदार्थ में H+ आयन की मात्रा का क्या मतलब है, मतलब क्षार है तो उसमें H+ आयन का क्या मतलब है, तो उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध जल लेना पड़ेगा। शुद्ध जल लेके हम देखते हैं, शुद्ध जल का जब हम परीक्षण करते हैं तो देखते हैं वो थोड़ा बहुत आयनन होता है, मतलब आंशिक आयनन होता है। आयनन होके क्या बनाता है पानी, H+ आयन और OH- आयन बनाता है। यहाँ देखिए H2O, फिर एरो का निशान दोनों तरफ है, एक जो है राइट साइड में और एक जो है लेफ्ट साइड, दोनों साइड में एरो का निशान दिया हुआ है। इसका मतलब वो H2O आयनों में भी कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो दोनों आयन आपस में जुड़ करके H2O भी बनाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो pH जो है उसका मान, इसको पहले भी हम बताए थे। pH जो होता है कि pH इज़ द डिफाइन एज द लॉगरिथम टू द बेस और 10 ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको हमने पहले ही पढ़ाया है ना। अब ये देखते हैं pH इक्वल टू क्या होता है, log 1/H+ आयन, या यदि हम क्षार लेंगे तो pH इक्वल टू log 1/OH- आयन। अब ये जो वापन है यानी जो बटा में दिया हुआ है 1/H+ आयन, उसको यदि हम एक लाइन में लिखना चाहिए, मतलब रेसिप्रोकल को हटा के हम यदि एक लाइन में लिखेंगे तो जब नीचे का ऊपर में आता है, मतलब जो डिवाइड वाला है जब वो एक ही लाइन में ऊपर में आता है तो वो माइनस हो जाएगा, है ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस में क्या लिखेंगे, हम फिर लिखेंगे pH इक्वल टू -log H+ आयन। इसमें आप नोट कीजिए 1/H+ था, उसको हटा करके हमने क्या किया, -log H+ आयन ऐसे कर दिए हैं, है ना। इसी तरह से pH इक्वल टू log 1/OH- आयन, उसको भी हम एक लाइन में लिखे हैं pH इक्वल टू -log OH- आयन। ठीक है, उसको हम लोग अपने लिखने की सुविधा और कम समय के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो log है उस log का मान होगा 10 यानी 10। ठीक है, उस log का मान होगा 10। तो इस समय pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस जो log है ऊपर में देखिए -log H+ आयन, जब उसको हम pH में लिखेंगे log यदि 10 हो जाता है तो वो उसको हम लिखेंगे 10⁻⁻1, या फिर pH क्षार के लिए लिखेंगे pH इक्वल टू -log 10 OH- आयन। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग ये देखते हैं जो pH होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी घर के सामान्य ताप पर शुद्ध पानी का आयनन जो होता है वो समान मात्रा में होता है, यानी जितने हाइड्रोजन आयन बनेंगे उतने ही OH- आयन बनते हैं। कितनी ताप पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। कौन से पानी, शुद्ध पानी। ठीक है, तो ये जो हम लोग क्या बोलते हैं सारणी 4 देखेंगे। सारणी 4 में हम लोग ये देखिए एक सारणी दिखाया जा रहा है। सारणी 4 में हम देखते हैं कि pH 7 पर H+ आयन तथा OH- आयन की सांद्रता क्या है, दोनों में बराबर है। देखिए 7 पर क्या है, H+ आयन भी 10⁻⁻7 है, OH- आयन भी 10⁻⁻7 है। अब ये कितने मतलब विलयन होगा प्रति लीटर,
प्रति लीटर में H प्लस आयन की मोल जो होगा वो भी 10 टू द पावर -7, OH माइनस मोल भी जो होगा 10 टू द पावर -7, इसीलिए 10 टू द पावर -7 को उदासीन मान लिया गया है। ठीक है, इसलिए उसको उदासीन मानते हैं, ना तो वो अम्ल है ना ही वो क्षारीय है, दोनों ही स्थिति में वो उसका मान जो है समान है। ठीक, अब ये 10 टू द पावर माइनस, अच्छा अब क्या होता है, 10 क्या है, 10 एक एक्सपोनेंट है, या तो हम उसको इंडेक्स भी कहते हैं या तो हम उसको पावर भी कहते हैं। अब देखिए 10 टू द पावर 7 में क्या है, हाउ मेनी टाइम्स टू यूज़ नंबर इन ए मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब कितने बार ये जो 10 है उसका मल्टीप्लाई हुआ है। हम 10 को क्या माने हैं, एक्सपोनेंट माने हैं या पावर माने हैं। अब हम देखते हैं कितने बार वो, कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितने बार वो नंबर मल्टीप्लाई हुआ, गुना हुआ। एग्जाम्पल के लिए देखिए हमने दिया हुआ है एग्जाम्पल 10 टू द पावर 3, हमने देखिए एक एग्जाम्पल दिया है 10 टू द पावर 3, यानी 10 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, इसी तरह से देखिए 10 टू द पावर 7 है, यानी 10 इन 10 को हम मल्टीप्लाई करके 7 टाइम्स लिखेंगे। ठीक, समझ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो मतलब हमारे पास मान लीजिए एक तो 10 लिखना तो आसान है, इसी तरह से यदि 1 के बाद 5, 6, 7, 8, 14 तक जीरो लिखना पड़े तो बहुत समय भी लगता है और लिखने में भी जगह भी लगता है। तब हम लोग क्या मान लेते हैं उसको, इंस्टेड ऑफ हैविंग ए लॉट ऑफ जीरो, मतलब बहुत सारे जीरो के बदले में हम उसको क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, और जितने सारे जीरो होगी 10 के ऊपर में उतनी नंबर को हम लोग लिख देंगे। जैसे क्या लिखेंगे, क्या बोलते हैं, जैसे कि 5000 है। ठीक है, तो 5000 कैसे आती है, 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000। तो हम शॉर्ट फॉर्म के लिए या कम समय या कम जगह के लिए हम लिखने की सुविधा के लिए हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी 5 के बाद कितने जीरो है, 1 के साथ 3 जीरो है, तो 1 के साथ जीरो लगा के हम ऊपर में 3 लिख देंगे, मतलब उसका जो घातांक होगा, घात में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, उसको पावर बोलते हैं। 5 इंटू 10 टू द पावर 3 है ना। अब हम लोग इस चार्ट की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए चार्ट में क्या है, 7 के बाद लेफ्ट में 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 अम्लता का बढ़ता क्रम। इसी तरह से राइट साइड में 8, 9 से लेकर 14 तक है। अच्छा, पीएच मान कितना है, देखिए लेफ्ट में पीएच मान दिया है H प्लस आयन और दिया हुआ है OH माइनस आयन। अब H प्लस आयन क्या है, फिर नीचे लिखा है मोल पर लीटर। मोल मने अणुओं की संख्या, पार मने प्रति, एल मीन्स लीटर, मने प्रति लीटर में H प्लस आयन की कितनी संख्या है, या प्रति लीटर में OH माइनस आयन की मोल की कितनी संख्या है। अब देखिए शुरू में दिया है 10 के ऊपर 0, ठीक है, यानी उसमें 0 के साथ तो कोई नहीं, उसका 10 टू द पावर 0 ही होगा। हम उसके बाद वाला देखते हैं, लिखा हुआ है 10 टू द पावर -1, यानी वो कैसा था, 1/10 था। देखिए हमने छोटा सा लिख दिया है 1/10, देखिए 1/10 हमने लिख दिया है 1/10, उसके बाद वाला 1/100, इसके बाद वाला 1/1000, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो 1/10 को जब हम लोग एक लाइन में लिखेंगे तो 1 में कितनी जीरो है, 1 जीरो है, इसलिए हम कैसे लिखेंगे, 10 लिख के ऊपर में लिख देते हैं इन्वर्स 1, या फिर हम बोलेंगे 10 टू द पावर -1। उसी तरह से जो 2 में है हम लिखेंगे 10 टू द पावर -2 या 10 इन्वर्स 2, ठीक है, 10 इन्वर्स -2। तो -2 का मतलब होता है 1/100, यानी 1 के बाद कितनी जीरो है, 2 जीरो है, इसलिए उसको हम एक ही लाइन में लिखेंगे 10 टू द पावर -2। किस लिए, समय का भी बचत और जगह का भी बचत। और हम तो अभी छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, जब इसके साथ हमको बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, यानी मैथ्स
जैसे जिसको हम बोलेंगे उसको बनाना रहता है, तब हमारे पास लंबे लंबे बहुत लंबा उसको बनाना पड़ता है। उस समय हम ऐसे करके लिखेंगे। क्योंकि हम इसको अब समझ रहे हैं इसलिए हमने उसको बड़ा करके दिखाया। अब उसी तरह से देखिए बढ़ते जाएगा 10 टू द पावर 14 तक। तो उसको यदि हम लिखना चाहें कॉपी में तो क्या लिखेंगे, 1/10 लिख के, मतलब 1 लिख के 14 0 लिखेंगे। तो कितनी समय लगेगी और हमारे कॉपी में तो जगह भी नहीं होगी, तो हम सीधा लिखेंगे 10 टू द पावर -14। ठीक है। तो इसी तरह से हम ये अब जाने कि 7 से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो अम्लता का क्रम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, यानी प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन की संख्या किसी में 1 होगा तो यानी वो ज़्यादा अम्लीय होगा, 2 होगा तो कम अम्लीय होगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है, मैडम 1 से ज़्यादा तो 2 होता है, तो 2 कैसे कम हो गया, 1 कैसे ज़्यादा हो गया। तो देखिए 2 के ऊपर -2 लिखा है ना, 2 के ऊपर क्या है, -2, यानी 10 का घात -2 हो गया। यानी -2 बड़ा है या -1 बड़ा है या 0 बड़ा है। निश्चित तौर पे आप बोलेंगे जब 0 से हम प्लस की ओर जाते हैं वो बड़ा होता है, 0 से जब हम माइनस की ओर जाते हैं वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे 10 टू द पावर जो -1 है वो अधिक अम्लीय होगा, किसकी तुलना में, 10 टू द पावर -6 से। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारे इतना तक क्लियर हो गया। किसी को भी कोई डाउट है इसके बारे में, उसको तुम लोग आसानी से पढ़ के हमें कमेंट्स में बताइए। हाँ, एक चीज़ मैं देखी हूँ, जो 10th पास होके 11th में आते हैं वो चाहे 90% वाले हो, चाहे वो 99 या 30% वाले हो, जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है वो आंसर तो गोल मोल घुमा के बोल तो देते हैं, लेकिन उनके मन में ये डाउट जो है क्लियरली वो बता नहीं पाते हैं। इससे ये पता चलता है कि 90% पाने वाले भी इस चीज़ को बिना समझ के ही ये रट के पास हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ, मेरे वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझें और इसके बारे में कोई भी डाउट हो आप हमसे क्वेश्चन करें कमेंट्स बॉक्स पे, हम उसको ज़रूर आपके सवालों को आपके हिसाब से जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे डेली लाइफ में पीएच की क्या वैल्यू है, क्यों हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारे शरीर में कई द्रव है, हम जानते हैं ना, हम जब खाना खाते हैं तो कई जूस हमारे जो कितने भी ग्लैंड है उसमें से निकलते हैं, तो जिसका भी हर ग्लैंड का एक पीएच मान होता है। तो सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं, खाना कहाँ पे जाता है, हमारे आमाशय में जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, पीएच जो होता है, अलग अलग शरीर में जो द्रव पदार्थ होते हैं, ये पीएच जो हमारे भोजन में मिलते हैं उसमें जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित होती है और हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले है पाचन प्रक्रिया और पीएच। क्या होता है, सबसे पहले पाचन प्रक्रिया और पीएच। तो हमारे आमाशय में क्या होता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। वो क्या करता है, HCl तो ज़रूर है लेकिन हमारे आमाशय के हानि नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो जब भी हम भोजन करेंगे हमारे आमाशय से HCl निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात है, यदि HCl की मात्रा अधिक हो तो हमारे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, पेट में जलन होती है। ठीक है, तो क्या, और अधिक जब हमारे एसिडिटी होता है तो हमको कोई भी दुर्बल क्षारक के द्वारा उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, उदासीन किया जाता है। ठीक, अब आता है रक्त का पीएच और जैविक क्रियाएं। हमारे ब्लड है, ब्लड का पीएच कितना होती है, 6.8 से 7.8 तक होता है। जो ब्लड क्या करता है, जो जैविक क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि जैविक क्रियाओं के लिए वो क्या करता है, उपयुक्त होता है, क्योंकि उक्त पीएच के मानों के बीच रक्त जो होता है प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायनों का उचित संतुलन बना करके रखता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन की अणु की आकृति बदल जाती है और ये अणु क्या करता है, ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण
नहीं कर पाते, इसलिए रक्त का पीएच इस स्तर से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए हमारा पीएच वैल्यू? 6.8 से 7.8 तक होना चाहिए। इससे कम होने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। ठीक, नेक्स्ट है लार का पीएच। लार का पीएच क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले हम जब भोजन करते हैं दांतों से चबाते हैं, हमारे दांतों में एनामेल होता है। किस चीज़ की बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है एनामेल। वो इतनी कठोर होता है कि पानी से वो आसानी से घुलता नहीं। जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच कितना होता है? 5.5, मतलब गले में जो लार होती है ना, उसका पीएच होता है 5.5 से कम होता है। तब दांतों में जब कम हो जाएगा तब दांतों में सड़न प्रारंभ होगा, है ना। इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों को क्या करना चाहिए? छाड़ मतलब कोई भी क्षारीय ब्रश, टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो लार का पीएच कितना होता है? 5.5। ठीक, अब होता है पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा। क्या होता है? कुछ पौधे जो होता है, एक तो पौधे होता है, इसको बिच्छू पौधे बोलते हैं, उसमें बारीक बारीक रेशा होता है जो कि हमारे शरीर में चुभ जाता है, चुभने वाला रेशा हो जाता है। जब भी कोई भी इंसान उसके पास जाता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तब वो शरीर में चुभ कर क्या छोड़ते हैं? फॉर्मिक एसिड छोड़ते हैं। कौन सा एसिड छोड़ते हैं? फॉर्मिक एसिड छोड़ते हैं, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है? जलन महसूस होता है, दर्द का अनुभव होता है। और फिर या फिर मधुमक्खी के जब हमको डंक मारते हैं, वो भी एक प्रकार के अम्लों को निकालता है, जिससे भी हमको जलन, बहुत ज़्यादा जलन होता है, दर्द महसूस होता है, यहाँ तक कि ज़्यादा होने पर मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस प्रकार पौधे तथा जंतु भी अपनी खुद की सुरक्षा करते हैं इस पीएच की मान से, है ना, कि ताकि जो उनको नुकसान पहुंचाने जाए वो उसको नुकसान ना पहुंचा सके। फिर होता है मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। मिट्टी का भी पीएच होता है, इसका पीएच कितना होता है? 5 से 8 तक, माने 5 से 8 के बीच में पाया जाता है। मिट्टी का पीएच स्तर ज़्यादा या कम होने पर फसल में उत्पादन अच्छा नहीं होता है ना। इसलिए किसान क्या करते हैं? खेतों में मिट्टी का जांच करके उसमें जो भी यदि अम्लीयता होगा ज़्यादा मात्रा तो क्षारकीय वाला पदार्थ डालेंगे, यदि क्षार ज़्यादा होगा तो अम्लीय वाला डालेंगे या उदासीन बनाने के लिए डालेंगे। इसलिए किसान जो होता है खेतों में क्या प्रयोग करते हैं? खाद या चूना या राख का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार एक हाइड्रेजिया नाम का फूल होता है, फूल जो कि मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार अपना फूलों का रंग बदलता है। जब वो मतलब अम्लीय माध्यम में होता है तो नीला रंग होता है, और जब मिट्टी हल्का क्षारीय होता है तो वो गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब हम कुछ इसका क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, देखिए आपके पास एक क्वेश्चन, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं? अगर हाँ तो विलयन क्षारीय क्यों, तो विलयन क्षारीय क्यों होता है? हमने क्या बताया है? जलीय विलयन हमेशा H+ OH- आयन देता है। ठीक है, यदि H+ आयन की अधिकता होगी तो वो अम्लीय होगा, OH- आयन की अधिकता होगी तो वो क्षारीय होगा। ठीक है, यदि उसमें अगर वो फिर H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी तो वो क्षारीय नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, आपके पास 2 जलीय विलयन है A एवं B। विलयन A का pH 6 और विलयन B का pH 8 है। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी? इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय और तथा कौन सा क्षारीय होगा? pH 6 मतलब pH का मान यदि 6 है तो वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन आयन अधिक होगा। यदि pH का मान 8 है तो वो हाइड्रोक्सिल आयन होगा, क्योंकि 7 जो है वो उदासीन होता है, 7 से कम वाले अम्लीय होता है, 7 से अधिक वाले क्षारीय होता है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 विलयन है आपके पास ABCDE, उसके सार्वत्रिक सूचक से जांच की तब pH मान क्रमशः उसका कितना आया? 9, 7, 1, 13, 6 प्राप्त हुआ। इस आधार पर कौन सा विलयन क्या होगा? दुर्बल अम्लीय होगा 6, दुर्बल क्षारीय होगा 9, प्रबल अम्लीय होगा 1, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया जिसका 1 होगा वो प्रबल होगा, है ना, और दुर्बल क्षारीय होगा
हाँ, दुर्बल क्षारीय होगा 9 और प्रबल क्षारीय होगा 13, क्योंकि 7 से जितना ऊपर उठते जाएंगे वो प्रबल होते रहेगा, ठीक है। और उदासीन होगा 7, ठीक। अब दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन, प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर 5 विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता मतलब किसमें अधिक हाइड्रोजन आयन होगा, तो 13 में सबसे कम, उससे ज़्यादा 9 में, उससे ज़्यादा कितना हो जाएगा आपके पास 7, फिर 6, फिर 1, माने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 में सबसे अधिक होगा। थैंक यू। इसके बारे में कुछ भी प्रश्न पूछना हो, ये टॉपिक थोड़ी सी हार्ड था, तो आप लोगों को इसमें जो भी कठिनाई आएंगी आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।